ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। पिछले सेशन में हमने फंक्शंस पे बात शुरू की थी वालेकुम सलाम। कि फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरीके से एक बड़े कोड को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में स्प्लिट करके हमें क्या फ़ायदा मिलता है, हम क्यों करते हैं ऐसे। ठीक है, और फंक्शन बेसिकली उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन थी। ठीक है, आज हमने एक नया टॉपिक शुरू करना है एंड दैट इज़ पॉइंटर्स। कि बेसिकली अभी तक जो हम वेरिएबल्स कर रहे थे, उन वेरिएबल्स के अंदर कोई वैल्यू पड़ी होती है। यानी इंटीजर वेरिएबल है तो उसके अंदर कोई नंबर पड़ा होगा, कैरेक्टर वेरिएबल है तो उसके अंदर कोई कैरेक्टर वैल्यू पड़ी होगी। अब हमने एक डिफरेंट टाइप के वेरिएबल देखना है जो कि पॉइंटर वेरिएबल होता है। और पॉइंटर वेरिएबल बेसिकली क्या करता है कि वेरिएबल के अंदर कोई एज सच इंटीजर या कैरेक्टर या इस तरह की कोई वैल्यू नहीं होती। पॉइंटर वेरिएबल में किसी और वेरिएबल की लोकेशन की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, उसका एड्रेस पड़ा होता है। ठीक है, तो वो आज हमने देखना है। ठीक है, उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट्स। असाइनमेंट्स अपलोड हो गई हैं लेटेस्ट, आप चेक कर लेना। और उसके अलावा मेक श्योर कि अगर कोई अभी तक बच गया है जो कि एलएमएस में इनरोल्ड नहीं है, मुझे ईमेल कर दे। और मैंने परसों एक मेल की थी, तो वो अगर आप लोगों को मिली है तो उसका मतलब है ठीक है। अगर किसी को वो मेल नहीं मिली तो उसका मतलब है कि चांसेस आर कि वो शायद मेरी मेलिंग लिस्ट पे नहीं है, तो वो मुझे ईमेल कर दे या मेरे से कोई आके बात कर ले बेशक। ठीक है, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू पॉइंटर्स। तो बेसिकली एक चीज जो हमने अभी तक देखी है वो है कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल को रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर एक जगह एलोकेट हो जाती है और उस जगह पे वेरिएबल के जो भी वैल्यू थी वो स्टोर की जाती है। और कितनी जगह एलोकेट होती है तो वो डिपेंड करता है वेरिएबल की टाइप पे। ठीक है, यानी कैरेक्टर है तो वो 1 या 2 बाइट्स का हो सकता है, इंटीजर है तो वो 4 बाइट्स का हो सकता है, लॉन्ग है 8 बाइट्स तक जा सकता है। ठीक है, डबल है वो भी एक बड़ी वैल्यू होगी। तो बेसिकली जो डेटा टाइप है उसके मुताबिक रैम के अंदर बाइट्स एलोकेट हो जाती है। और ये पढ़ा कैसे होता है कि जी आप रैम के एक मॉडल देखें तो एक वेरिएबल होता है, लेट्स सपोज ए है। ठीक है, उस वेरिएबल को रैम में एक एड्रेस एलोकेट होता है, लेट्स सपोज वो एड्रेस 1024 है। ठीक है, उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी होती है, इन दिस केस वो वैल्यू 100 है। और ए के लिए कितनी जगह एलोकेट हुई है तो वो इंटीजर है, तो दैट मीन्स कि 4 बाइट जो है चांसेस आके एलोकेट हुआ होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था हमारा कंप्यूटर मेमोरी का और कैसे वेरिएबल इसमें प्लेस हुआ होता है। पॉइंटर का क्या कॉन्सेप्ट है कि पॉइंटर बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर आप किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर देते हैं। ठीक है, यानी इन दिस केस अगर आप देखें तो वेरिएबल ए रैम के इस लोकेशन पे पड़ा हुआ था, उसका एड्रेस 1024 था और उसकी एक्चुअल वैल्यू जो थी वो 100 थी। अब अगर आपने एक पॉइंटर क्रिएट किया है जो कि ए को पॉइंट कर रहा है तो उसको एक नया एड्रेस एलोकेट होगा, लेट्स सपोज वो 1032 है। वहां पे वैल्यू क्या पड़ी होगी उस वेरिएबल में, उस रैम लोकेशन में, तो वो वैल्यू होगी उस एड्रेस की जिसे आपने पॉइंट कराना है, यानी 1024। ठीक है, और इस वेरिएबल को यानी इस एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए आप ये वैल्यू रीड कर सकते हैं। वो कैसे होता है वो हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, तो C++ में जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए एक जो भी टाइप है उसके लिए एक पॉइंटर आप बना सकते हैं। यानी इंटीजर है तो आप इंट पॉइंटर बना सकते हैं, कैरेक्टर है तो आप कैर पॉइंटर बना सकते हैं, लॉन्ग, डबल, इन सारों के लिए आप पॉइंटर बना सकते हैं। ठीक है, एक और बात आ जाती है कि आपका अभी तो हमने इस कोर्स में तो नहीं करेंगे, पर अगले कोर्स में आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप क्लासेस का कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो क्लास के लिए भी एक पॉइंटर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी जो भी चीज़ रैम के अंदर पड़ी हुई है उसके लिए आप पॉइंटर बना सकते हैं। पॉइंटर डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, जो भी टाइप है आप वो लिखें, उसके साथ स्टार डालें और फिर जो है आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ठीक है, और स्टार जो है वो टाइप के साथ भी हो सकता है और स्टार जो है वो वेरिएबल नेम के साथ भी आ सकते हैं, दोनों अप्रोचेस ठीक है।
ठीक है। और इसका डिक्लेयर करने का तरीका है इंट स्टार एन या कैर स्टार आर। इसका मतलब है कि एन जो है एक वेरिएबल है जिसके अंदर किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस पड़ा हुआ है, और आर एक वेरिएबल है जिसके अंदर किसी कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि अगर आप एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, यानी इंटीजर पॉइंटर ए और इंटीजर पॉइंटर बी आप बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इंट और जितने भी वेरिएबल हैं उन सारों के साथ आपको स्टार लिखना पड़ेगा। यानी इंट स्टार ए, इसका मतलब है कि ए इंटीजर पॉइंटर है। फिर आपको दोबारा स्टार बी लिखना पड़ेगा अगर बी भी इंटीजर पॉइंटर है। उसके बाद अगर सी लिख दिया तो दैट मीन कि सी जो है क्योंकि स्टार के बगैर है तो वो एक रेगुलर इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है क्लास, एनी क्वेश्चंस? तो अभी तक बेसिकली हमने डेक्लेरेशन ही की है और बताया कि पॉइंटर वेरिएबल होता क्या है। सर ठीक है, अगर हम स्टार ए करेंगे तो उसमें वैल्यू किसकी स्टोर होगी, किस वेरिएबल की स्टोर होगी? अगर आपने एक वेरिएबल बनाया है उसका नाम ए है और उसकी टाइप इंटीजर वेरिएबल है, इंटीजर पॉइंटर है सॉरी, तो इसके अंदर जो भी चीज़ पड़ी होगी वो एड्रेस होगा, और वो एड्रेस किस चीज़ का होगा? किसी और इंटीजर का एड्रेस होगा। बस ये मतलब है। यानी आप दिमाग में ये चीज़ बिठा लें कि आप जब पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं तो आप उसमें किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस वेरिएबल का एड्रेस है? तो हमने अभी बात नहीं की उस पर। ठीक है, 2 मिनट है जी, उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, चले, उन्होंने जो सवाल किया था उसको यहाँ पे जवाब मिल जाएगा उन्हें। ठीक है क्लास, बेसिकली इधर हो क्या रहा है आपका एक, बेसिकली एक एम्परसैंड जो है, एम्परसैंड ऑपरेटर, वो बेसिकली एड्रेस ऑपरेटर होता है। ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर का क्या मतलब है कि लेट्स एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट ए और उसमें आपने 100 की वैल्यू स्टोर करा दी है। फिर आपने सी आउट ए किया है, तो ए के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, इन दिस केस वो वैल्यू 100 है, वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। फिर आप क्या करते हैं? सी आउट एम्परसैंड ए। इस केस में एम्परसैंड ए का क्या मतलब है कि ए वेरिएबल जो है उसका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आपको रिटर्न कर दे। ठीक है, तो यानी इन दिस केस स्क्रीन के ऊपर 1024 लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि 1024 जो है वो वेरिएबल ए का एड्रेस है। एक वेरिएबल की वैल्यू होती है जो कि रैम के उस सेल के अंदर पड़ी होगी, और एक एड्रेस होता है वेरिएबल का जो कि रैम के उस सेल का एड्रेस होता है जहाँ पे वो वेरिएबल पड़ा हुआ है। ठीक है, पिछली क्लास में भी हमने एम्परसेंड को ऑपरेटेड किया था जो कि एज अ रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस पैरामीटर था, पास बाय रेफरेंस। ठीक है, वो फर्क चीज है, वहां पे एड्रेस पास नहीं हो रहा था। यहाँ पे जब आप एम्परसेंड ए इस्तेमाल करते हैं तो वो एड्रेस रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है, और ये अभी हम उस चीज का दोबारा, पिछली क्लास में जो हमने रेफरेंस पैरामीटर की बात की थी वो आज हम दोबारा करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम इसके साथ। हाँ जी, सर जो हम मेमोरी करते हैं वो खुद डिक्लेयर करते हैं कि वो पहले से डिक्लेयर हुई होती है? क्या कह रहे हैं? मेमोरी एड्रेस होता है जो सर किसी भी रैम के अंदर, हाँ जी, उसका हम क्या? खुद डिक्लेयर करते हैं कि वो पहले से डिक्लेयर हुआ होता है? जैसे हमने यहाँ पे किया सी आउट एन ए, तो वो 1024 शो कर दिया, उसने प्रिंट कर दिया। यार ये एड्रेस हमने असाइन नहीं किया। ठीक है, ये एड्रेस हमने असाइन नहीं किया। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आपका कंपाइलर डिसाइड करता है कि उस वेरिएबल को कहाँ पे स्टोर कराना है। ठीक है, तो ये एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। क्लियर है? एड्रेस ऑटोमेटिकली वो जनरेट होता है, हम नहीं उसे एड्रेस असाइन करते हैं।
जब आपने वेरिएबल क्रिएट किया था तो ऑटोमेटिकली आपका कंपाइलर देखते हैं कि कहाँ पे जगह पड़ी हुई फ्री स्पेस अवेलेबल है और वहां पे उस वेरिएबल को एलोकेट कर देगा, तो फिर जो भी एड्रेस मिलेगा वो मिल जाएगा उसमें। ठीक है, ऑलराइट, मूविंग ऑन। तो ये एम्परसैंड है, बेसिकली आपको एड्रेस बता देगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं इस केस में अब क्या हो रहा है। इस केस में आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट ए और एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट बी। ठीक है, ए के अंदर आपने 88 की वैल्यू कॉपी कर दी है और बी के अंदर आपने 100 की वैल्यू कॉपी कर दी है। ठीक है, तो जब आप एम्परसैंड ए सी आउट करवाएंगे, एम्परसैंड ए और नीचे एम्परसैंड बी आ रहा है, तो ये जो है ये 88 और 100 नहीं डिस्प्ले करेगा। एम्परसैंड ए जो है वो 1020 डिस्प्ले करेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ए जो है वो 1020 एड्रेस पे पड़ा हुआ है और बी जो है वो 1024 एड्रेस पे पड़ा हुआ है, तो इसे एम्परसैंड बी करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर 1024 लिखा हुआ आ जाएगा। और आपको नजर आ रहा है इस एग्जाम्पल में कि ए और बी में जो मर्जी वैल्यू पड़ी हो उसकी हमने बात नहीं की, हमने इस वक्त सिर्फ एड्रेस की बात की है जो कि डिस्प्ले हो गया। अब ए और बी की अगर आप वैल्यू चेंज करते हैं, ए के अंदर 100 ले आते हैं, बी के अंदर 88 ले आता है, तो उससे जो ए और बी के अपने एड्रेसेस हैं वो चेंज नहीं हो रहे, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी थी बस वही चेंज हो रही है, एड्रेस चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, ऑलराइट, आगे चलें। ठीक है, सर एक अब क्वेश्चन है। हाँ जी, सर आपने कहा था कि जो है इसमें जो अब हम एम्परसेंट लगाएंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम उसमें शो करवाएंगे, पर यहाँ पर तो उसकी मेमोरी एड्रेस की वैल्यू शो हो रही है। यार देखें, ओके, पिछली क्लास में जो हमने बात की थी वो कोई इस तरह की थी कि लेट्स सपोज एक फंक्शन है इंट फंक, उसमें एक वेरिएबल इंट ए है, दूसरा वेरिएबल लेट्स सपोज इंट एम्परसैंड बी है। ठीक है, लेट्स सपोज ये फंक्शन है, तो ए तो नॉर्मल पैरामीटर हो गया, यानी जो भी वैल्यू अब लेट्स सपोज जिसे आपने कॉल भी कहीं पे किया फंक, एक आपने वेरिएबल ए पास कर दिया, एक आपने वेरिएबल बी पास कर दिया। एक्चुअली नाम चेंज करता है, एक का नाम लेट्स सपोज वेरिएबल एक्स आपने पास किया, एक आपने वेरिएबल वाई पास किया। ठीक है, अब होगा क्या, एक्स की जो भी वैल्यू रैम के अंदर मेन फंक्शन में एक एक्स वेरिएबल पड़ा होगा, एक वाई पड़ा होगा, और जब आप फंक फंक्शन कॉल करते हैं, ये वाला फंक्शन, तो फिर रैम के अंदर एक वेरिएबल ए पड़ा होगा, ए के अंदर क्या वैल्यू होगी, लेट्स सपोज एक्स में 10 पड़ा हुआ था, वाई में 5 पड़ा हुआ, तो एक्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो ए के अंदर कॉपी हो जाएगी। तो एक्स में 10 है तो ए के अंदर भी 10 आ जाएगा। ठीक है, अलबत्ता जो दूसरा पैरामीटर है इस फंक्शन का वो इंट एम्परसैंड बी है, विच मीन्स कि बी वेरिएबल नहीं इधर बन रहा, ये कोई वेरिएबल नहीं होगा रैम में। बी जो है एक और नाम है किस चीज का, वाई जो इधर पास हुआ है, तो वाई के लिए आपने एक और नाम रख दिया बी, यानी जगह एक ही है रैम के अंदर, एक ही जगह लोकेट हुई है, और उस जगह को आप वाई के साथ वाई के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उस जगह को आप बी कह के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमने पिछली क्लास में किया था वो रेफरेंस पैरामीटर था, विच मीन के जब आप पैरामीटर लिस्ट में यहाँ पे जब आप एम्परसैंड बी लिखते हैं तो ये एड्रेस नहीं है, ये एड्रेस ऑपरेटर नहीं है, ये ऑपरेटर है बेसिकली आपको बता रहा है कि बी जो है एक नया नाम है, किस चीज का नाम है, जो भी हम इधर पास करेंगे, इन दिस केस वाई है, तो यहाँ पे एड्रेस नहीं आ रहा वाई का। ठीक है, ये फर्क चीज, इसलिए मैंने शुरू में क्या किया था कि पिछली क्लास के एंड पे जो हमने बात की थी वो रेफरेंस पास बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट था, वो फर्क चीज थी। अब जब हम एम्परसैंड देखते हैं तो ये एड्रेस देता है, तो वो कंपाइलर को पता लग जाता है अगर पैरामीटर लिस्ट के अंदर आप इंट एम्परसैंड समथिंग लिख रहे हैं या कैर एम्परसैंड समथिंग है जो भी है, तो उसका मतलब है कि ये रेफरेंस टाइप का, कि दिस वेरिएबल दिस इज नॉट अ वेरिएबल, दिस इज एक्चुअली अनदर नेम फॉर सम एग्जिस्टिंग वेरिएबल।
ठीक है। पर जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एम्परसेंड ए की, तो ये बेसिकली आपको इस तरह का काम नहीं कर रहे कि ए को आप कोई और नया नाम दे रहे, नहीं, आप कह रहे हैं कि ए जो भी वेरिएबल है उसका एड्रेस रिटर्न कर दो। तो ए की ऑपरेटर डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है सी प्लस प्लस में, उसका मसला नहीं होता। ठीक है, क्लियर है यार आपको? और बाय द वे रेफरेंस पैरामीटर की हम बात आगे जाके दोबारा करेंगे। अभी आप बस ये समझ जाएं कि अगर किसी डिक्लेरेशन कहीं पे हो रही है ना, यानी इंट एम्परसैंड एक्स, तो उसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि एक्स जो है एक ऐसा लफ्ज है जो कि किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का दूसरा नाम है। ठीक है, और जब आप डिक्लेरेशन से हट के एम्परसैंड इस्तेमाल करेंगे, यानी यहाँ पे आप सी आउट करा रहे हैं एम्परसैंड, तो यहाँ पे वो कंपाइलर समझ जाएगा कि इसका मतलब है कि ए का एड्रेस रिटर्न करो। ठीक है, तो आप देख लें कि एम्परसेंट जो है वो डिक्लेरेशन में आ रहा है कि डिक्लेरेशन के अलावा आ रहा है। अगर डिक्लेरेशन के अलावा आ रहा है तो उसका मतलब है कि वो एड्रेस रिटर्न करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर एम्परसेंट जो है किसी वेरिएबल की डिक्लेरेशन के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब आप बेसिकली कह रहे हैं कि ये नया वेरिएबल नहीं है, ये किसी पुराने एग्जिस्टिंग वेरिएबल को आपने नया नाम दिया है, जो कि पिछली क्लास में हमने देखा था फंक्शन में। ठीक है, एनी क्वेश्चन के आगे चलें? क्लियर है यार आपको? क्लियर सर। ठीक है, ऑल राइट। अब अगली जो चीज हमने देख ली है वो है कि पॉइंटर कैसे इस्तेमाल होगा। ठीक है, लेट्स सपोज आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट a इज इक्वल टू 100। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपका एक लोकेशन पे 100 पड़ा हुआ है और उस लोकेशन का कोई एड्रेस है। एड्रेस हमने स्पेसिफाई नहीं किया, वो कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली किया है और वो इन दिस केस 1024 है। ठीक है, अब आप अगली लाइन में क्या करते हैं, एंड स्टार p इज इक्वल टू एम्परसैंड a। इस चीज का क्या मतलब है कि आपने कहा कि p जो है इज अ पॉइंटर वेरिएबल और उसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, a का एड्रेस। a का एड्रेस 1024 है, तो ये आपको नजर आ रहा है कि p के अंदर जो वैल्यू है वो 1024 की है। ठीक है, अब अगर आप सी आउट ए करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर 100 लिखा हुआ आएगा। अगर सी आउट एम्परसेंड ए करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर ए का एड्रेस लिखा हुआ आएगा विच इज 1024। अगर आप सी आउट पी करते हैं तो पी के अंदर 1024 वैल्यू पड़ी हुई है विच वॉज द एड्रेस ऑफ ए। और जब आप सी आउट एम्परसेंड पी करते हैं तो फिर पी की वैल्यू नहीं, पी का जो अपना एड्रेस है वो सी आउट होगा, और इन दिस केस वो एड्रेस 1032 है। ठीक है, तो अभी हमने एक पॉइंटर वेरिएबल को किसी और वेरिएबल का एड्रेस असाइन करना सिखाया है। उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे कैसे इस्तेमाल करना है उस पर हमने अभी बात नहीं की। ठीक है, तो इस स्लाइड पे जो पॉइंट क्लियर मैं करना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि आपके दो वेरिएबल्स होते हैं। एक रेगुलर वेरिएबल होता है जिसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी होती है, इंटीजर वैल्यू हो सकती है, कैरेक्टर वैल्यू एंड सो ऑन, और उस वेरिएबल का एक अपना एड्रेस होता है, यानी रैम की वो लोकेशन जहाँ पे वो वेरिएबल पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंटर वेरिएबल भी हो सकता है, उसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी होती है, उसके अंदर एक एड्रेस पड़ा होता है किसी और वेरिएबल का, किसी और मेमोरी लोकेशन का। और उसका ये मतलब नहीं है कि पॉइंटर वेरिएबल का अपना कोई एड्रेस नहीं होता, नहीं, पॉइंटर वेरिएबल भी तो रैम में किसी जगह पे एलोकेट हुआ होता है ना, तो रैम की उस लोकेशन का जो एड्रेस है वो उस पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब इसकी ठीक है अब इसकी हाँ, यहाँ पे एक और चीज देख लें कि जब आप स्टार पी करते हैं, इंट स्टार पी, तो उसका मतलब है कि p जो है इज अ वेरिएबल विच इज पॉइंटिंग टू एन इंटीजर, यानी उसके अंदर किसी और इंटीजर का एड्रेस है। ठीक है, इसके अलावा एक डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर के लिए भी ये स्टार जो है ये इस्तेमाल होता है। डी रेफरेंसिंग का क्या मतलब है कि अब अपने पॉइंटर के वेरिएबल के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे जाके आपने वैल्यू को रीड करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं।
कि लेट सपोज आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट ए, बी और सी। रैम में बना लेते हैं। ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 88 है और सी की वैल्यू जो है 8 है। ठीक है, इनको एड्रेस भी असाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज ये A0 एड्रेस है, ये A4 एड्रेस है और ये A8 एड्रेस है। ठीक है, ये एड्रेस यहाँ पे है और एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे है। चले, अब अगली लाइन पे क्या हो रहा है, इंट स्टार P1। यहाँ पे चलो और एड्रेस डालते हैं। लेट्स सपोज ये B0 है, ये B4 है और लेट्स सपोज ये B8 है। ठीक है, B0 में क्या पड़ा हुआ है, इंट स्टार P1। ठीक है, यानी P1 इज अ पॉइंटर वेरिएबल और उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, एम्परसैंड A, यानी A वेरिएबल जो है उसका एड्रेस विच इज A0। यानी P1 के अंदर जो है, वेरिएबल P1 के अंदर A0 वैल्यू पड़ी हुई है और P1 का जो अपना एड्रेस है वो B0 है। अगली लाइन पे क्या हो रहा है, स्टार P2। तो लेट्स सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया P2 और उसे हमने अभी तक कोई वैल्यू असाइन नहीं की। और तीसरा जो वेरिएबल है वो हमने डिक्लेयर किया P3 स्टार P3, यानी P3 इज अ पॉइंटर टू सम वेरिएबल। बल्कि मैं स्टार भी डाल देता हूँ, ये स्टार है, ये स्टार है और ये भी स्टार है। चले, P1 P2 P3 जो है पॉइंटर वेरिएबल्स हैं। P1 में आपने एड्रेस A का सेव कराया विच इज A0, P2 में आपने कोई एड्रेस नहीं सेव कराया और P3 में आपने क्या वैल्यू सेव कराई है, एम्परसैंड C, यानी C का जो एड्रेस है दैट इज A8। तो ये एड्रेस आपने P3 के अंदर स्टोर कर दिया। अगली लाइन पे आ जाए, यानी ये लाइन हो गई। अगली लाइन पे आए, अगली लाइन पे क्या हो रहा है, P2 इज इक्वल टू एम्परसैंड B, यानी B का जो एड्रेस है दैट इज A4। तो आपने P2 इज इक्वल टू A4 कर दिया बेसिकली, कि P2 के अंदर जो है ये एड्रेस पड़ा हुआ है जो कि B का एड्रेस है, वेरिएबल B का। ठीक है, आगे आ जाए। अगली लाइन पे क्या हो रहा है, P2 इज इक्वल टू P1, यानी P2 के अंदर आपने कौन सी वैल्यू राइट करनी है जो कि P1 के अंदर पड़ी हुई है। P1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, A0, तो P2 के अंदर भी A0 आ जाना चाहिए। इसे मैं ठीक कर दूं, जल है P2 इज इक्वल टू P1, P1 में A0 पड़ा हुआ है तो यहाँ पे भी A0 आ गया। ठीक है, आगे आ जाए। अगली लाइन पे क्या हो रहा है, B इज इक्वल टू स्टार P3। ठीक है, B इज इक्वल टू स्टार P3। क्लास देखें, स्टार P3 का क्या मतलब है, यानी एक स्टार इस्तेमाल हुआ था यहाँ पे। यहाँ पे जब आप स्टार इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब है आप कह रहे हैं कि P1 जो है उसकी टाइप इंटीजर पॉइंटर है। जब यहाँ पे आपने स्टार इस्तेमाल किया है तो आपने बेसिकली क्या है कि P2 की टाइप जो है वो इंट पॉइंटर है। और यहाँ पे जब आपने स्टार इस्तेमाल किया है तो वो भी बेसिकली यही कह रहा है कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं P3 टू बी ऑफ टाइप इंटीजर पॉइंटर। ठीक है, यहाँ पे जब आप स्टार P3 इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं हो रही। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे इंट स्टार P3 या कैर स्टार P3 या डबल स्टार P3 इस तरह का कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे ऑन इट्स ओन स्टार P3 पड़ा हुआ है। तो इस चीज का क्या मतलब है, B इज इक्वल टू स्टार P3 का क्या मतलब है कि P3 पे जाओ, P3 में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसे रीड करो। वो वैल्यू क्या है, A8 है। ठीक है, A8। अब A8 पे जाओ और वहां पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे रीड कर लो, तो दैट इज 8। ये पॉइंट समझ आया। B इज इक्वल टू स्टार P3 का क्या मतलब है कि P3 के अंदर जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है, ये बेसिकली ये जो स्टार P3 है ना, ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहलाता है।
इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी वेरिएबल के साथ स्टार लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि उस वेरिएबल में जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे जाके जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उस वैल्यू को रीड कर दो। यानी b इज इक्वल टू स्टार p3 का मतलब है कि p3 में जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है विच इज A8 पे जाओ, वहां पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या वैल्यू से रीड कर लो, तो वो वैल्यू 8 है। तो यहाँ पे स्टार p3 जो है वो 8 रिटर्न करेगा। यानी p3 में A8 एड्रेस था, A8 एड्रेस पे 8 वैल्यू थी, वो 8 वैल्यू यहाँ पे आ गई, विच मीन कि आप कह रहे हैं कि B के अंदर 8 राइट कर दो। ठीक है, तो B के अंदर पहले 88 पड़ा हुआ था, अब B के अंदर 8 आ जाएगा। अगली लाइन पे आ जाए। अगली लाइन क्या कर रही है, स्टार P2 इज इक्वल टू स्टार P3। इस चीज का क्या मतलब है, पहले तो आप स्टार P3 देख लेना कि P3 के अंदर जो भी एड्रेस है, P3 के अंदर क्या एड्रेस है, A8 है, उस एड्रेस पे जाओ, वहां पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है 8, उस 8 को ले आओ और उस 8 के साथ क्या करना है, आपने करना है स्टार P2 इज इक्वल टू 8। स्टार P2 का क्या मतलब है कि P2 में जो भी एड्रेस है वो A0 है। ठीक है, उस एड्रेस पे जाओ, A0 पे जाओ और वहां पे 8 लिख दो। ठीक है, तो A0 जो एड्रेस है वहां पे पहले 100 पड़ा हुआ था, अब वहां पे क्या आ जाएगा 8, 8 वहां पे 8 आ गया। तो जब आप सी आउट ए बी सी करेंगे, सी आउट ए सी आउट बी सी आउट सी, तो आप देख सकते हैं कि ए में भी 8 पड़ा हुआ है, बी में भी 8 पड़ा हुआ है और सी में भी 8 पड़ा हुआ है। तो 3 दफा स्क्रीन पे 8 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं दोबारा क्लियर करूं। ठीक है, अब इसे हमने जो भी डिस्कशन किए उसको समराइज में कर दूं एक दफा। तो वो डिस्कशन क्या है, अभी तक हमने ये बात की है कि जब आप इंट स्टार एक्स करते हैं तो ये जो है ये डेक्लेरेशन वाला ऑपरेटर है। आप कह रहे हैं कि x इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप पॉइंटर टू एन इंटीजर, कि x के अंदर एक्चुअल इंटीजर नहीं होगा, x के अंदर उस इंटीजर का कोई एड्रेस पड़ा होगा। ठीक है, लेट्स सपोज एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट y, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है यानी जिसके अंदर एक रेगुलर इंटीजर वैल्यू होगी। फिर आपने क्या किया, x इज इक्वल टू एम्परसैंड y। इसका क्या मतलब है कि y जो वेरिएबल था, उस वेरिएबल की जो भी मेमोरी लोकेशन थी, जो उसका एड्रेस था, उस एड्रेस को x के अंदर सेव कर दो। ठीक है, ये मैं जल्दी से रैम बना दूं। लेट्स सपोज y इज इक्वल टू 10 पड़ा हुआ है और इसका एड्रेस जो है 1024 है, लेट्स सपोज, और ये 1032 है लेट्स सपोज एड्रेस, और यहाँ पे वेरिएबल x पड़ा हुआ है, x के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है 1024। ठीक है, ये अभी तक हमने इस एग्जांपल, जो मैं नया एग्जांपल कर रहा हूँ उसमें ये हुआ है। अब जब आप ये करते हैं सी आउट स्टार, अगर मैं ये क्लास ये करता हूँ सी आउट स्टार वाई, तो इसका क्या मतलब है कि वाई के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उस एड्रेस पे जाओ, और द थिंग इज कि वाई के अंदर तो वाई पॉइंटर तो नहीं था ना, तो अब क्या होगा, एक्स पॉइंटर था, वाई पॉइंटर नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली y के अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है, तो जब आप स्टार y करेंगे तो वो कोई एब्सर्ड सा एड्रेस बनेगा, तो वो ठीक बिहेवियर नहीं है। ठीक है, तो अगर आप किसी नॉन पॉइंटर वेरिएबल को एज अ पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं तो आपको गार्बेज वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसकी सी आउट स्टार y करने की कोई तुक नहीं बनती। इसकी बजाय अगर आप ये लिखते हैं सी आउट स्टार एक्स, सी आउट स्टार एक्स लिखे हैं, इसका क्या मतलब है कि x के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, इन दिस केस 1024 है,
उस एड्रेस पे जाओ, यानी 1024 एड्रेस पे जाओ और वहां पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो रिटर्न कर दो। तो वहां पे वैल्यू 10 पड़ी हुई है, स्क्रीन के ऊपर 10 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो है कि अगर आप स्टार एक्स को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं नॉन असाइनमेंट रूल में, यानी एक्स की आप वैल्यू, एक्स के अंदर जो वैल्यू है उस एड्रेस पे जाके वहां पे जो वैल्यू उसे अगर आप रीड करना चाहते हैं तो आप स्टार एक्स को सी आउट करा दें। या आप ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी चीज कर दें कि इंट ए इज इक्वल टू 10 प्लस स्टार एक्स। इसका क्या मतलब है कि एक्स के अंदर जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे जाके जो भी वैल्यू है उसे इस 10 के अंदर ऐड कर दो। यानी उस वहां पे 10 पड़ा होता है, 10 प्लस 10 ए के अंदर 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी स्टार को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो ताकि कोई शक ना हो कि हम प्लस कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हम डी रेफरेंस कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज ये भी हम कर सकते हैं, इंट सॉरी स्टार एक्स इज इक्वल टू 100। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x के अंदर जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है विच इज 1024, उस एड्रेस पे जाओ और वहां पे जो है 100 लिख दो। ठीक है, ऑल राइट। अगर आप ये करते हैं x इक्वल टू 100 फिर क्या होगा? हाँ जी क्लास, आपसे पूछ रहा हूं, x इक्वल टू 100 करते हैं फिर क्या होगा? क्लास सर 1024 की जगह 100 आ जाएगा x की वैल्यू। x की वैल्यू 100 आ जाएगी। अगर मैंने x इक्वल टू 100 किया है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। पर 100 का क्या मतलब है कि अब ये वेरिएबल जो है ये y को पॉइंट करा रहा है कि नहीं करा रहा? नो। सर नहीं करवाएगा। अब ये वेरिएबल पॉइंट नहीं कर रहा, अब ये किसी एड्रेस 100 को पॉइंट कर रहा है। 100 पता नहीं क्यों पड़ा हुआ है, यस पता सर। नहीं कहीं पे कोई 100 रैम के अंदर 100 एड्रेस होगा या उसे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अब आप अगर स्टार x इज इक्वल टू लेट्स सपोज 5 करते हैं तो अब यहाँ पे वो 5 लिखेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करेगा क्योंकि अब वो इसे पॉइंट नहीं कर रहा, अब वो इसे पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ आ जाएगा। ओके सर। ठीक है क्लास, तो ये हमने एक एग्जांपल देख लिया है काफी डिटेल में कि आपका जो पॉइंटर वेरिएबल होता है वो किसी एड्रेस को पॉइंट करता है और फिर डी रेफरेंसिंग ऑपरेशन के थ्रू आप उस पॉइंटेड जो एड्रेस था उस एड्रेस के ऊपर कोई वैल्यू रीड कर सकते हैं या कोई वैल्यू राइट कर सकते हैं। मूविंग ऑन। ठीक है, ये एग्जांपल क्लास आप खुद करें। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर अगर हम पॉइंटर को पहले डिक्लेयर करवाते हैं इंट के साथ, हाँ, तो अगर उसको हम बाद में किसी प्रोग्राम में यूज करें नीचे बाकी प्रोग्राम में, तो उसके साथ स्टार लगाना जरूरी नहीं है? याद जैसे नहीं ये आ इंट के हाँ जी सर। यार, मैं एनोटेशन एनेबल की है, आप जो भी बात करना चाहते हैं यहाँ पे लिख दें, मैं उसे पढ़ लेता हूँ। आप लिख सकते हैं? यस सर। लिखते हैं। सर मैं कह रहा हूँ ये यहाँ पर जो है, इधर जो आपने इंट पी स्टार P1 करवाया है हाँ और यहाँ पे स्टार P2, और जो इससे निचला स्टेप है यहाँ पर आपने सिर्फ P2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो तो वहां पर स्टार लगाना जरूरी नहीं है? ओके, ठीक है क्लास, जहाँ पे सवाल इन्होंने ये किया है कि P2 जो है नीचे जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आपने स्टार नहीं लगाना, स्टार के बगैर ही इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो देखें स्टार इस्तेमाल करना और ना करना ये फिर आपके, आप करना क्या चाहते हो, मकसद बदल जाते हैं, दो फर्क चीज है। ठीक है, जब आप P2 इज इक्वल टू, देखें P2 इज इक्वल टू 10 और स्टार P2 इज इक्वल टू 10, ये बिल्कुल दो फर्क चीज है।
P2 इज इक्वल टू 10 का मतलब है, लेट सपोज ये P2 है और लेट सपोज ये कोई वेरिएबल एक्स है, लेट सपोज जिसका एड्रेस लेट सपोज 10 है। तो जब आप P2 इज इक्वल टू 10 करते हैं तो दैट मीन्स कि आप यहाँ पे 10 लिख रहे हैं, ठीक है। P2 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे P2 के अंदर आप 10 लिख रहे हैं। स्टार P2 इज इक्वल टू 10 कि P2 के अंदर जो एड्रेस है आप उस एड्रेस पे जाके 10 लिख रहे हैं। समझ आइए, ये दो फर्क चीजें हैं। P2 इज इक्वल टू 10, P2 के अंदर आप 10 लिख रहे हैं। स्टार P2 इज इक्वल टू 10, P2 के अंदर जो एड्रेस है आप उस एड्रेस पे जाके उस लोकेशन के ऊपर 10 लिख रहे हैं। P2 के अंदर आप 10 नहीं लिख रहे हैं। समझ आ गया? यस सर। ऑलराइट, परफेक्ट, मूविंग ऑन। ठीक है, ये एग्जांपल खुद ही करें क्लास, यू हैव 3 मिनट्स। देखिए इसका ड्राई रन करें क्या होता है। सर हाँ जी, सर हमारा कितना और सिलेबस रह गया है? यार अभी 4 हफ्ते हैं ना, 8 क्लासेस रहती हैं। ओके सर। ऑलराइट क्लास, इधर देख लें। ठीक है, आपने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट वैल्यू 1 उसकी वैल्यू 5 है और इंट वैल्यू 2 उसकी वैल्यू 15 है। फिर आपने 2 नए वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट स्टार P1 और इंट स्टार P2। मैं फिर आपको बता दूं कि अगर आपने एक लाइन पे मल्टीपल पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो हर वेरिएबल के साथ आपको स्टार लगाना पड़ता है। आप ये ना समझें कि पहले के साथ आपने इंट स्टार ऐसे कर दिया है तो इसका मतलब है कि आप P1 जो है वो भी पॉइंटर वेरिएबल होगा, P2 भी पॉइंटर वेरिएबल होगा। नहीं, आपको दोनों के साथ स्टार लगाने पड़ेंगे। ऑलराइट, तो 2 वेरिएबल नए डिक्लेयर किए, एक P1 पॉइंटर P1 है, एक पॉइंटर P2 है। P1 इज इक्वल टू एम्परसैंड वैल्यू 1, यानी वैल्यू 1 जो वेरिएबल है उसका एड्रेस क्या है, A0। तो यहाँ पे A0 लिखा हुआ आ जाएगा। अगली लाइन पे है P2 इज इक्वल टू एम्परसैंड वैल्यू 2, यानी वैल्यू 2 जो है उस वेरिएबल का जो एड्रेस है विच इज A1, वो एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा।
ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, P1 इज इक्वल टू P2, P1 इज इक्वल टू P2, यानी P2 के अंदर जो भी चीज पड़ी हुई है वो आप P1 पे लिख दें। तो P2 में क्या पड़ा हुआ है, P2 में A1 पड़ा हुआ है, P2 में A1 पड़ा हुआ है, तो वो P1 में आप कॉपी कर रहे हैं बेसिकली। तो आप P1 P2 दोनों में A1 पड़ा हुआ है। अब आप क्या करते हैं, स्टार P1 इज इक्वल टू 20, स्टार P1 इज इक्वल टू 20, यानी P1 के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जाएं, वो एड्रेस क्या है, A1 है, A1 पे जाएं और वहां पे 20 लिख दें। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, सी आउट वैल्यू 1 और सी आउट वैल्यू 2। तो वैल्यू 1 में 5 सी आउट हो जाएगा, वैल्यू 2 में 20 सी आउट हो जाएगा। और अगर आप P1 और P2 को, अगर आप ये काम करते हैं, सी आउट P1 करते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, A1। ऑन दी अदर एंड अगर आप सी आउट स्टार P1 करते हैं तो उसका मतलब है A1 एड्रेस पे जाओ, वहां पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 20, स्क्रीन के ऊपर 20 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो और मैं एक मशवरा दूंगा आपको कि शुरू में जब एक्चुअली ये चीज तो एंड तक बंदा करता है, हाँ, आप आगे जाके भी जब सीनियर प्रोग्रामर भी हो जाएंगे, तो अगर आप पॉइंटर्स की बात कर रहे हैं ना, तो स्क्रीन के ऊपर कागज पेंसिल से यहाँ पे बॉक्सेस बनाए, जिस तरह से मैंने बना के आपको शो किया है, रैम की तस्वीर बनाए जिस तरह से मैंने बना के शो की है, ताकि आपको एग्जैक्ट नजर आ रहा हो कि किस वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है। अगर आप ये दिमाग में करने की कोशिश करेंगे तो चांसेस आर कि आप गलती कर जाए। तो इससे जब भी आप पॉइंटर का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो कागज पेंसिल से ये बॉक्सेस बना लिया करें, ताकि आपको नजर आ रहा हो कि क्या हो रहा है। ठीक है, अगले सेमेस्टर में आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे, उससे अगले सेमेस्टर में आप डेटा स्ट्रक्चर्स करेंगे, तो उन दोनों कोर्सेज में पॉइंटर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे। तो अगर आपको ये बॉक्सेस बना बना के विजुअलाइज करने की आदत हुई कि किस तरीके से चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है, पॉइंटर के वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है, वो किस तरफ पॉइंट कर रहे हैं, उस वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है, तो ये अगर आप बना के अपनी आंखों से देखेंगे ना, तो वो आपको कंफ्यूजन या गलती का इम्कान जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा मशवरा है कि अगले 2 कोर्सेज जो होंगे उनमें आप इस तरीके से रैम की एक पूरी तस्वीर बना लिया करना। एनी क्वेश्चन क्लास? ऑलराइट, ठीक है, अब ये एक और एग्जांपल देखें। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट मेक करना चाहता था। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंट a इज इक्वल टू 3, कैर s इक्वल टू z, डबल d इज इक्वल टू 1.03, यानी आपने 3 वेरिएबल बनाए हैं, एक की टाइप इंटीजर है, एक की टाइप कैरेक्टर है, एक की पॉइंट टाइप डबल है। फिर आपने क्या किया, ऐसे करना है। बाय द वे, जो पहले मैं रैम बना के आपको शो कर रहा था, अब मैं एक और तरीका आपको विजुअलाइज करने का सिखा देता हूँ, वो भी सिंपल होता है। वो क्या होता है, आप रैम की बजाय आप सिंपल बॉक्स बनाए, ये बॉक्स क्या है, ए है, इसके अंदर 3 पड़ा हुआ है, ये बॉक्स एस है, इसके अंदर जी पड़ा हुआ है, ये बॉक्स डी है और इसके अंदर 1.03 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपने 3 नए वेरिएबल बनाए हैं। एक वेरिएबल क्या है, पी ए, और पी ए पॉइंट किससे कर रहा है, एम्परसेंड ए, यानी इसे पॉइंट कर रहा है। दूसरा वेरिएबल आपने बनाया है पी एस, ये किसे पॉइंट कर रहा है, एम्परसेंड एस, यानी इस चीज को पॉइंट कर रहा है। और तीसरा वेरिएबल आपने बनाया है पी डी, और ये किसे पॉइंट कर रहा है, एम्परसेंड डी, यानी डी को पॉइंट कर रहा है। अब आप क्या करते हैं, क्लास एक बात याद रखें, लेट्स अज्यूम कि इंटीजर जो है उसका साइज 4 बाइट्स है, कैरेक्टर का साइज 1 बाइट है, और डबल वेरिएबल जो है उसका साइज 8 बाइट्स है। ठीक है, अब एक बात आपने याद रखनी है हमेशा, और ये आपसे सवाल पूछा भी जा सकते हैं इंटरव्यू वगैरह पे, कि अगर एक वेरिएबल है इंटीजर पॉइंटर
जो कि इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, तो उस वेरिएबल का अपना साइज क्या होगा पॉइंटर वेरिएबल का। और अगर एक आपने कैरेक्टर पॉइंटर बनाया है तो उसका साइज जो है इंटीजर पॉइंटर से छोटा होगा कि बड़ा होगा। ठीक है, यानी ये पॉइंट समझने की कोशिश करें। अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं उसकी टाइप इंटीजर है तो वो 4 बाइट की है। अगर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं जिसकी टाइप कैरेक्टर है तो वो 1 बाइट की है। ठीक है, पर अगर मैं 2 पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, एक पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, दूसरा पॉइंटर वेरिएबल कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, तो उन पॉइंटर वेरिएबल्स के अपने जो साइजेस हैं वो साइजेस क्या होंगे, वो सेम होंगे कि फर्क होंगे। ठीक है, तो वो क्लास याद रखें कि वो आपके आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, आर्किटेक्चर का क्या मतलब है कि अगर आपकी मशीन है, आपने इंटेल की मशीन खरीदी है जो कि 32 बिट आर्किटेक्चर है, तो दैट मीन्स कि उस मशीन में जो रैम के एड्रेसेस होंगे वो 32 बिट के होंगे। ऑन दी अदर एंड अगर आपने एक इंटेल की मशीन खरीदी है जो 64 बिट की है, तो उसका मतलब है कि रैम के जितने भी एड्रेसेस होंगे वो 64 बिट के होंगे। ठीक है, तो पॉइंटर वेरिएबल का साइज जो है वो डिपेंड करता है एड्रेस के साइज पे, कि अगर उस मशीन में एड्रेसेस 32 बिट के हैं तो पॉइंटर वेरिएबल चाहे इंटीजर पॉइंटर हो, चाहे कैरेक्टर पॉइंटर हो, चाहे बूलियन पॉइंटर हो, चाहे डबल पॉइंटर हो, उसका साइज 32 बिट होगा। और अगर आपकी मशीन जो है वो 64 बिट आर्किटेक्चर है, ठीक है, यानी बेसिकली ये जो मैं बात कर रहा हूँ, आपका जो प्रोसेसर होता है उसमें एक एड्रेस रजिस्टर होता है। ठीक है, जब आप कहते हैं कि मशीन 32 बिट है तो उसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि सीपीयू के जो रजिस्टर्स हैं उनका साइज 32 बिट है। ये रजिस्टर हमने पहले क्लास में डिस्कस किए थे। सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि मशीन 64 बिट है तो उसका मतलब है कि सीपीयू जो है, जो प्रोसेसर है, वो जो रजिस्टर्स इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर एड्रेस रजिस्टर भी एक चीज होती है, तो वो सारे 64 बिट के होंगे। तो वही बात यहाँ पे आ जाती है कि जब आप पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो वो उसका साइज पे डिपेंड इस चीज पे करता है कि आपकी मशीन में एड्रेसेस के साइज क्या है। अगर मशीन 32 बिट की है तो एड्रेस 32 बिट का होगा, तो इसकी पॉइंटर वेरिएबल भी 32 बिट के होंगे, चाहे वो इंटीजर को पॉइंट करें, चाहे बूलियन को, चाहे डबल को, चाहे किसी को। पर अगर मशीन 64 बिट की है तो फिर आपका पॉइंटर भी 64 बिट के होंगे, चाहे वो पॉइंट जिस चीज को कर रहे हैं वो बेशक 8 बिट की ही क्यों ना हो, आपका जो पॉइंटर है वो 64 बिट का ही होगा। ठीक है, ऑलराइट, तो ये पॉइंट मैंने क्लियर करना था। यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं कि एक फंक्शन होता है साइज ऑफ का। जब आप साइज ऑफ लिखते हैं और राउंड ब्रैकेट के अंदर आप किसी भी वेरिएबल का नाम डालते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली साइज ऑफ जो है वो उस वेरिएबल का साइज बता देता है। तो यानी आप सी आउट साइज ऑफ पीए करेंगे, एक मिनट, हाँ जी, आप सी आउट कर रहे हैं साइज ऑफ पीए, तो पीए वेरिएबल जो है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है। और अज्यूम करें कि हमारी जो मशीन है वो 64 बिट आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो जब आप साइज ऑफ पीए करेंगे तो पीए क्योंकि एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो पॉइंटर वेरिएबल का मतलब है कि उसका अपना जो साइज है वो 64 बिट होगा। तो स्क्रीन के ऊपर जो है 8 लिखा हुआ आ जाएगा। 8 का मतलब है 8 बाइट्स विच इज 64 बिट्स। आगे आ जाए, साइज ऑफ स्टार पी ए, साइज ऑफ स्टार पी ए, यानी पी ए जिस चीज को पॉइंट कर रहा है, जिस जगह को, ठीक है, पी ए जो है इज पॉइंटिंग टू एन इंटीजर। इंटीजर हमने क्या है 4 बाइट के, तो दैट मींस कि रैम के अंदर 4 बाइट्स जो है वो इंटीजर ने ऑक्यूपाई की हुई है। तो जब आप साइज ऑफ स्टार पी ए करते हैं तो आप कहते हैं कि पी ए के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जाओ और देखो कि उसका साइज क्या है, और वो साइज 4 बाइट है तो स्क्रीन के ऊपर 4 लिखा हुआ आ जाएगा। आगे क्या हो रहा है, साइज ऑफ एम्परसैंड पी ए, तो ये बेसिकली आप कह रहे हैं कि पी ए जो भी वेरिएबल है, पी ए वेरिएबल का अपना जो एड्रेस है उस एड्रेस का साइज क्या है।
तो 64 बिट आर्किटेक्चर है, 64 बिट इंटेल है मशीन फॉर एग्जांपल, तो स्क्रीन के ऊपर फिर 8 लिखा हुआ आ जाएगा, यानी 8 बाइट्स विच इज 64 बिट्स। ठीक है, अगली लाइन पे आ जाए, साइज ऑफ PS। तो PS जो है इज पॉइंटिंग टू अ कैरेक्टर वेरिएबल, पर क्योंकि PS खुद एक वेरिएबल है और पॉइंटर वेरिएबल है, तो उसका अपना जो साइज होगा वो बेसिकली 8 बाइट होगा, क्योंकि एड्रेस इज 8 बाइट है। तो पॉइंटर वेरिएबल का साइज 8 बाइट होना लाजमी है, वरना साइज फिट नहीं आएगा, एड्रेस फिट नहीं आएगा। यानी अगर आपका पॉइंटर जो है, आपकी मशीन जो है उसके एड्रेसेस 64 बिट के हैं, पर आपका जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका अपना साइज, उसके अंदर जो जगह है वो 32 बिट की है, तो फिर 64 बिट जो है वो 32 बिट में फिट तो नहीं आ सकते ना। तो बेसिकली जो भी आपका पॉइंटर वेरिएबल होता है उसका अपना साइज इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर पूरे का पूरा एड्रेस फिट आ जाए, विच मीन्स कि अगर 64 बिट एड्रेस है तो पॉइंटर का साइज 64 बिट है। अगर मशीन 32 बिट एड्रेसेस वाली है तो पॉइंटर का अपना साइज जो होगा वो 32 बिट होगा। है, तो साइज ऑफ PS करेंगे तो फिर से स्क्रीन के ऊपर 8 लिखा हुआ आ जाएगा। साइज ऑफ स्टार PS करेंगे तो इसका मतलब है कि PS के अंदर जिस वेरिएबल का एड्रेस है उस वेरिएबल की जगह पे, उस एड्रेस पे जाओ और वहां पे कितनी जगह एलोकेटेड है। तो कैरेक्टर है, कैरेक्टर का हमने कहा था कि 1 बाइट एलोकेटेड है, तो साइज ऑफ स्टार PS जो है वो स्क्रीन के ऊपर 1 बाइट लिख देगा। और जब आप साइज ऑफ एम्परसेंड PS करेंगे तो दैट मीन कि PS वेरिएबल जो है उस वेरिएबल का अपना जो एड्रेस है उसका साइज क्या है, तो वो हम अभी तक ऑब्वियसली बात कर रहे हैं कि 8 बिट्स, 8 बाइट्स है। और आखिरी लाइन पे क्या हो रहा है, साइज ऑफ PD वंस अगेन 8 बाइट्स, फिर साइज ऑफ स्टार PD। तो PD जो है, ये मैं बल्कि आपको विजुअलाइजेशन करा दूं। ठीक है, एक चीज देखें, आपका डबल D है, सॉरी डबल वेरिएबल है D, उसमें 1.03 पड़ा हुआ है और इसका अपना पूरा साइज कितना है, 8 बाइट्स। ये सारी जो जगह है ये 8 बाइट्स की है। अब जब आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया PD और वो वेरिएबल जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इसका अपना जो साइज है वो सिर्फ और सिर्फ 64 बिट मशीन है, तो दैट मीन्स कि वो 64 बिट्स है। पर जब आप साइज ऑफ स्टार PD प्रिंट कराते हैं तो दैट मीन कि PD के अंदर जो एड्रेस है उस लोकेशन पे जाओ, वहां पे जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसका डेटा का साइज क्या है, तो वो साइज 8 बाइट्स है, तो दैट मीन कि यहाँ पे भी 8 डिस्प्ले होगा। और जब साइज ऑफ एम्परसेंड PD करते हैं तो PD वेरिएबल है, उस वेरिएबल का अपना एड्रेस क्या है, वो हमने कहा कि 64 बिट मशीन है, तो ये भी बेसिकली 8 ही डिस्प्ले करेगा। एनी क्वेश्चन क्लास? ये मैं बेसिकली आपको फर्क बताना चाह रहा था कि पॉइंटर वेरिएबल जो है एक उसका अपना साइज होता है और एक साइज होता है जो पॉइंटर वेरिएबल किसी वेरिएबल को पॉइंट करा रहे हैं, तो जो दूसरा वेरिएबल है उसका एक अपना साइज होता है। तो ये साइजेस आपने अगर रीड करने हैं तो उसके लिए आप साइज ऑफ का ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, एनी क्वेश्चंस, वरना फिर आई मूविंग ऑन। ओके क्लास, ठीक है, ये अब एक बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि राइट अ फंक्शन विच टेक्स एज आर्गुमेंट टू इंटीजर्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, and returns the remainder after dividing numerator by denominator. Call this function from main using integer taken from the user. ठीक है, बेसिकली इस कोड में हो क्या रहा है, पहले मेन में आ जाए। आपका एक वेरिएबल है इंट न्यूमरेटर और दूसरा आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट डिनोमिनेटर। ठीक है, ये दो वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिए। न्यूमरेटर और दूसरा वेरिएबल है डिनोमिनेटर। ठीक है, जब आप सी इन कराते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, लेट्स सपोज सी इन करा के आपने यूजर ने वैल्यू दी है 10 और 5, न्यूमरेटर में 10 पड़ा हुआ है, डिनोमिनेटर में 5 पड़ा हुआ है। अब आपने क्या किया, सी आउट डिवाइड, आपने डिवाइड का फंक्शन कॉल किया और उसमें क्या वैल्यू पास की है,
न्यूमरेटर विच इज 5 और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर विच इज 10 एंड डिनोमिनेटर विच इज 5। ये आपने फंक्शन कॉल कर दिया। अब बेसिकली होगा क्या, जब तक इस फंक्शन की डिवाइड फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती तब तक मेन फंक्शन जो है वो फ्रीज कर दिया, वो रुक गया। अब जब तक ये डिवाइड फंक्शन कोई रिजल्ट रिटर्न नहीं करता तब तक आपका कोड इंट मेन वाला जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक वो उधर रुक गया है। वो इंतजार कर रहे हैं कि डिवाइड जो है वो कोई रिजल्ट रिटर्न करे। अब डिवाइड पे आ जाए, डिवाइड क्या कर रहा है? डिवाइड में बेसिकली दो पैरामीटर्स हैं, इंट नम और दूसरा पैरामीटर है इंट देन। नम के अंदर क्या पड़ा हुआ है? नम पहला पैरामीटर है, तो दैट मीन कि पहली आर्ग्यूमेंट जो है वो नम के अंदर जाएगी, यानी नम के अंदर 10 पड़ा होगा। और दूसरी आर्ग्यूमेंट जो है वो दूसरे पैरामीटर के अंदर जाएगी, तो वो 5 है, दैट मीन कि 10 के अंदर 5 पड़ा होगा। तो अब ये फंक्शन क्या कर रहे हैं? रिटर्न नम विच इज 10 परसेंटेज देन विच इज 5, यानी 10 डिवाइडेड बाय 5 का रिमाइंडर क्या होता है? 0। तो ये फंक्शन बेसिकली 0 रिटर्न करेगा, इस सारे की जगह पे 0 आ जाएगा, स्क्रीन के ऊपर सी आउट 0 होगा और फिर इंट मेन जो है अगली लाइन एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम को खत्म कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो गई है। एनी क्वेश्चन? ये पॉइंट क्लियर है सारा? एनी क्वेश्चन तो पूछते हैं, कोड को समझ आ गई है? नो सर, नो क्वेश्चन। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। अगला मेरे से सवाल ये है कि पिछले एग्जांपल में हमने सिर्फ रिमाइंडर रिटर्न किया था, क्या हम रिमाइंडर और क्वोशिएंट दोनों रिटर्न कर सकते हैं? यानी क्वोशिएंट क्या होता है? अगर आपने 10 डिवाइडेड बाय 5 किया है तो 5 2s आर 10 और रिमाइंडर 0, तो 2 जो है वो क्वोशिएंट है और 0 जो है वो रिमाइंडर है। तो मेरा सवाल ये है कि आप ऐसा फंक्शन लिख सकते हैं कि जो दोनों चीजें रिटर्न करते हैं। तो यानी डिवाइड में आपने एक फंक्शन लिखा है डिवाइड, उसमें पहली लाइन क्या कर रही है? रिटर्न नम परसेंटेज देन, यानी ये रिमाइंडर रिटर्न कर रहा है। और दूसरी जो चीज है वो क्या कर रही है? नम रिटर्न नम डिवाइडेड बाय देन, ये क्वोशिएंट रिटर्न कर रहा है। और एक बात याद रखें, C++ में अगर रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है तो उसका मतलब है कि उसके बाद अगर कोई भी लाइन एग्जिस्ट करती है वो सारी इग्नोर हो जाएगी। यानी अगर आपने रिटर्न नम परसेंटेज देन कर दिया है तो अब आपका फंक्शन रिटर्न कर चुका है, विच मीन्स कि इसके बाद अगर कोई लाइन थी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, जहां पे आपका फंक्शन खत्म हो गया, रैप अप हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं एक ऐसा फंक्शन लिखना चाहता हूं जो कि रिमाइंडर और क्वोशिएंट दोनों रिटर्न करे, तो वो ऐसा फंक्शन में नहीं लिख सकता, क्योंकि रिटर्न एक वैल्यू हो सकती है। C++ में सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है फंक्शन। जैसे आजकल जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जावास्क्रिप्ट हो गई, गोलैंग हो गई, इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर आपका फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकता है, पर नॉट C++। में सिर्फ एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है फंक्शन में, एज इन के एक ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकती है जो कि एक वैल्यू रिटर्न करेगी। उसके बाद अगर और लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, ऑल दोज लाइंस ऑफ कोड वुड बी इग्नोर्ड कंप्लीटली, वो एग्जीक्यूट फिर नहीं होंगी क्योंकि आपका फंक्शन जो है रिटर्न करते साथ ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हम नहीं कर सकते इस स्लाइड के ऊपर जो है। इसका फिर सोल्यूशन क्या है? अगली ऑप्शन कि आप एक ऐसा फंक्शन लिखें जिसमें वेरिएबल नम और देन तो है पैरामीटर, पर उसके अलावा इंट रैम और इंट कोट जो है यानी रिमाइंडर और क्वोशिएंट, उसके लिए भी आप पैरामीटर बना दें। अब ये फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं करेगा, वॉइड है, पर ये फंक्शन कर क्या रहा है? रैम इज इक्वल टू नम परसेंटेज देन और कोट इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय देन, यानी जो भी रिमाइंडर है वो आप इस पैरामीटर में स्टोर कर रहे हैं और जो क्वोशिएंट है वो आप इस पैरामीटर में स्टोर कर रहे हैं। इंट मेन में आ जाए,
मिनट में आपने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। ठीक है, आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू यूजर से लेके पास कर दी, लेट्स सपोज 10 और 5 थी, और साथ ही आपने रिमाइंडर का वेरिएबल और क्वोशिएंट का वेरिएबल भी पास कर दिया। आप चाहते हैं कि रिमाइंडर और क्वोशिएंट के अंदर कोई वैल्यू राइट हो जाए, यानी बेसिकली आप क्या चाह रहे हैं कि आपने 4 वेरिएबल मेन में डिक्लेयर किए, एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, एक क्वोशिएंट है, और चौथा जो है वो रिमाइंडर का वेरिएबल है। ठीक है, तो ये 4 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए रैम के अंदर मेन के लिए। और अगर आप उसमें आ जाए जो डिवाइड का फंक्शन है, तो उसमें भी आपके 4 पैरामीटर्स हैं। एक पैरामीटर नम है, एक den है, एक पैरामीटर रैम है, जगह का मैं सीधे लिख रहा हूँ, और चौथा कोट है। अब होगा क्या, जब आपने ये फंक्शन कॉल किया है ना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 और 5, नम और den में 10 और 5 आ जाएगा। ठीक है, पर हमने क्या कहा था कि ये सारा पास बाय वैल्यू है। फंक्शन में कोई वेरिएबल आप पास करते हैं तो दैट इज पास बाय वैल्यू, विच मीन्स कि उसकी वैल्यू की एक कॉपी बन जाती है। तो रिमाइंडर और क्वोशिएंट में जो भी पड़ा हुआ है गार्बेज है, वो रैम और कोट में आ जाएगी। पर द थिंग इज कि जब आप रैम इज इक्वल टू नम परसेंटेज den करते हैं, यानी 10 डिवाइड बाय 5 करें, रिमाइंडर क्या आते हैं 0, वो 0 आप इस रैम के अंदर लिखेंगे, इस रैम में। और जब कोट इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय den किया है, तो 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2, तो वो 2 जो है वो इस क्वोशिएंट के अंदर आएगा, इधर 2 आएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर होना बड़ा लाजमी है कि आपने यहां पे जो रिमाइंडर और क्वोशिएंट के वेरिएबल पास किए थे, उनके अंदर कुछ भी नहीं लिखा गया। यानी न्यूमरेटर में इधर 10 लिखा गया है, डिनोमिनेटर में 5 लिखा गया है। यू वर होपिंग कि डिवाइड फंक्शन जो है वो रिमाइंडर और क्वोशिएंट के अंदर कुछ लिखा है, पर डिवाइड फंक्शन ने क्या किया है, डिवाइड फंक्शन ने अपने 4 वेरिएबल बनाए हैं। नम के अंदर 10 कॉपी हो गया इसकी वजह से, den के अंदर 5 कॉपी हो गया इसकी वजह से, और रैम और कोट जो है वो उसके अलग वेरिएबल हैं, उसके अपने लोकल वेरिएबल हैं। तो जब रैम के अंदर नम परसेंटेज 10 किया है, तो इस रैम के अंदर 0 लिखा हुआ आ गया इधर। और जब कोट इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 5 किया है, तो कोट के अंदर 2 लिखा हुआ आ गया इधर। उसके बाद जब ये फंक्शन खत्म होगा डिवाइड का, तो दैट मीन्स कि रैम से ये चीजें निकल जाएंगी। अब मेन में आ जाए, तो मेन में न्यूमरेटर वेरिएबल में 10 पड़ा हुआ है, डिनोमिनेटर में 5 पड़ा हुआ है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर वेरिएबल को तो हमने हाथ भी नहीं लगाया, तो वहां पे तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो दैट मीन्स कि इस तरीके से आप रिमाइंडर और क्वोशिएंट की वैल्यू रीड नहीं कर सकते, आपको कोई और तरीका चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है? एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो इस चीज का फिर सोल्यूशन क्या है? इसका एक सोल्यूशन तो हमने पिछली क्लास में किया था, दूसरा सोल्यूशन है कि यू कैन यूज पॉइंटर्स। ठीक है, पॉइंटर का क्या मतलब है? अब वही एग्जांपल इस तरीके से देखें। अब क्या हो रहा है, आपके मेन के 4 वेरिएबल्स हैं, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, क्वोशिएंट और चौथा रिमाइंडर है। ठीक है, ये मेन हो गया। जब आप डिवाइड का फंक्शन कॉल करेंगे, तो 4 पैरामीटर्स जो है वो है नम है, den है, और ये आप देखें इंटरेस्टिंग है, एक वेरिएबल जो है रैम है विच इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, और दूसरा वेरिएबल कोट है विच इज ऑल्सो अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। अब इसमें देखते हैं हमने क्या करना है।
ठीक है, मेन में वैल्यू डिक्लेयर हो गई। सी इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, लेट्स सपोज न्यूमरेटर में 10 की वैल्यू आ गई है, डिनोमिनेटर में 5 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब आपने क्या पास किया है? अच्छा बाय द वे इनके एड्रेसेस भी लिखते हैं, A0, A4, A8, A16। ये लेट्स सपोज B0 है, B4 है, B8 है और ये B16 है एड्रेस। ये एड्रेसेस है। अब क्या होगा, न्यूमरेटर 10 है तो वो पहली आर्ग्यूमेंट के पहले पैरामीटर में आ गया, यानी नम के अंदर 10 आ गया। डिनोमिनेटर 5 है, डिनोमिनेटर 5 है तो दैट मीन कि दूसरी जो पैरामीटर है उसमें 5 की वैल्यू आ गई, यानी 10 के अंदर 5 आ गया। अब ये देखें क्लास, जो तीसरा वेरिएबल है आर्ग्यूमेंट है, वहां पे आपने एम्परसेंड रिमाइंडर भेजा है। एम्परसेंड रिमाइंडर का क्या मतलब है कि जो रिमाइंडर वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो आपने भेज दिया, यानी रैम के अंदर A16 पड़ा होगा। और जो चौथी आर्गुमेंट है वो एम्परसेंड कोशेंट है, यानी कोशेंट वेरिएबल है, उसका एड्रेस A8 है, तो आपने कोड पॉइंटर वेरिएबल में A8 भेज दिया। ठीक है, ये फिर से एक बार देख लें, न्यूमरेटर के अंदर 10 पड़ा हुआ है, डिनोमिनेटर के अंदर 5 पड़ा हुआ है। एम्परसेंड रिमाइंडर का मतलब है कि रिमाइंडर वेरिएबल जो है उस वेरिएबल के अंदर आपको नजर आ रहा है कि कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, अभी ये खाली है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, इधर भी कुछ नहीं पड़ा हुआ, पर इन दोनों के अपने एड्रेसेस तो है ना। रिमाइंडर का एड्रेस A16 है, तो वो आपने जो है एम्परसेंड रिमाइंडर किया, तो दैट मीन कि यहाँ पे आपने A16 पास कर दिया। और जब एम्परसेंड क्वोशंट किया तो दैट मीन कि यहाँ पे आपने A8 पास किया। अब क्या होगा कि नम के अंदर नम के अंदर 10 पड़ा हुआ है, देन के अंदर 5 पड़ा हुआ है, रैम के अंदर A16 पड़ा हुआ है और कोड के अंदर A8 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, स्टार रैम, यानी रैम के अंदर जो एड्रेस है दैट इज A16। इस एड्रेस पे जाओ और इस एड्रेस पे क्या करना है, नम डिवाइडेड बाय 10 का जो रिमाइंडर है, यानी 10 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर 0 है, यहाँ पे 0 आ गया। समझ आई है कि फंक्शन ने अपने वेरिएबल के अंदर कुछ नहीं लिखा, अपना वेरिएबल जिस दूसरे वेरिएबल को पॉइंट कर रहा था उस मेमोरी लोकेशन में जाके कोई वैल्यू राइट कर दिया। अगली लाइन क्या कर रही है, स्टार कोट इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10, यानी कोट में जो वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज A8। A8 एड्रेस पे जाओ और उस एड्रेस पे क्या लिखना है, नम डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर 2 आ गया। अब क्या होगा, अब बेसिकली जैसे ही डिवाइड की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो सबसे पहले रैम से डिवाइड फंक्शन और जितने उसके एसोसिएटेड वेरिएबल थे वो सारे के सारे निकल जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, बाहर निकल गए सारे। ठीक है, और वापस जो आपका फोकस है वो शिफ्ट कर जाएगा मेन फंक्शन पे, और मेन की एग्जीक्यूशन कहां तक हो चुकी है, मेन की एग्जीक्यूशन यहां तक हो चुकी है, डिवाइड फंक्शन तक। अब इससे अगली लाइन पे रिज्यूम करेगा मेन फंक्शन, और वो लाइन क्या कर रही है, सी आउट कोशंट ये वाला वेरिएबल था, इसमें 2 पड़ा हुआ है तो स्क्रीन के ऊपर 2 लिखा हुआ आ जाएगा, और सी आउट रिमाइंडर ये वेरिएबल था, उसके अंदर 0 की वैल्यू पड़ी हुई है तो स्क्रीन के ऊपर 0 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, और ये क्लास आपको पॉइंटर्स का सबसे पहले जो है एक पावर नजर आ गई, यानी हम पॉइंटर कर रहे थे और आपके दिमाग में सवाल पैदा हो सकता था कि पॉइंटर करने का मकसद क्या है, आपने एक वेरिएबल इस्तेमाल करना है तो इंसानों की तरह करें, उसके अंदर रेगुलर वैल्यू डालें, आप एड्रेस डाल के उस एड्रेस पे जाके फिर कोई काम कर रहे हैं तो उसकी तो क्या बनती है। तो ये उसकी एक एप्लीकेशन है कि अगर एक ऐसा फंक्शन है
जो कि किसी और फंक्शन में अपनी वैल्यू को चेंज करवाना चाहता है, तो अगर वो फंक्शन अपना वेरिएबल पास कर देते हैं उससे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल बाय कॉपी पास होते हैं, बाय वैल्यू पास होते हैं, विच मीन कि जो भी वेरिएबल आपने फंक्शन में पास किया है उसकी एक कॉपी बनेगी और उस कॉपी के अंदर चेंजेस होंगी, ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर कोई चेंज नहीं होती। ऑन द अदर हैंड अगर आप उस वेरिएबल का एड्रेस पास कर देते हैं, ठीक है, तो जहां पे एड्रेस पास किए वो अगर वो फंक्शन अगर उस एड्रेस के ऊपर कोई चीज जाके लिख देता है, तो वो फिर बेसिकली जो ओरिजिनल फंक्शन था उसका जो वेरिएबल था फिर उसके अंदर आप चेंजेस कर रहे हैं, जो कि आपको इस एग्जांपल में नजर भी आ गया कि डिवाइड का फंक्शन जो है उसे आपने एड्रेस पास किया और डिवाइड का फंक्शन उन एड्रेसेस पे जाके वैल्यू राइट करता है। अगर ये इंट स्टार रैम ना होता, इंट रैम होता और इंट कोड होता, ठीक है, और आपका फंक्शन डिवाइड जो है वो रैम और कोड के अंदर कोई चीज लिख देता तो ठीक है, लिख दिया, पर जैसे डिवाइड का फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता वो दोनों वेरिएबल रैम के अंदर से डिलीट हो जाते, बाहर निकल जाते हैं, और जो ओरिजिनल फंक्शन मेन फंक्शन था उसके अंदर कोई भी चेंज ना नजर आती, ना रिमाइंडर में कोई चेंज हुई होती, ना क्वेश्चन में कोई चेंज हुई होती। तो रिमाइंडर और क्वेश्चन में अगर आपने चेंज करनी है तो आप उनके एड्रेसेस पास करें फंक्शन को, और वो फंक्शन जो है उन एड्रेसेस को इस्तेमाल करता हुआ ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर कोई चेंज कर दे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस क्लास? एनी क्वेश्चंस? ऑल राइट देन क्लास, थैंक यू, इंशाल्लाह अगले सेशन में मिलते हैं।